चलिए स्टार्ट करते हैं। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। ओके चलिए, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बताइए चैप्टर आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज स्टैटिस्टिक्स करेंगे। क्लियर? आज स्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स आप लोग 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। 9 क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग की सारी जो क्वेश्चन बनती थी वो लगभग क्वेश्चन हम लोग अनग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ते थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि ग्रुप डेटा के लिए भी पढ़ना था, लेकिन जो 10th क्लास में आप लोग को पढ़ना है स्टैटिक्स, वो पूरा तरीका से जो पढ़ना है वो सब ग्रुप डेटा के पढ़ना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये डेटा क्या है ना। लेकिन उससे पहले, ये डेटा पर जानने से पहले हम लोग बात करेंगे कि ये स्टैटिक्स है क्या। देखिए, आप जानेंगे कि स्टैटिक्स के बारे में कहा जाता है कि यह एक मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग डेटा के बारे में एनालिसिस करते हैं, या आप यूँ कहें कि बहुत बड़ी मात्रा में जो डेटा है उसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में कुछ मैपिंग के द्वारा, कुछ रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें, तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पूरे देश की जनसंख्या, या अगर हम लोग स्टेट वाइज जनसंख्या देखें, उसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो अगर उसको हर डाटा को कॉपी पेन पर लिखना और एक जगह संगठित करना, ये बहुत बड़ी चुनौती की बात हो जाएगी। लेकिन अगर उसी डेटा को हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कर दें, उसी डाटा को स्टेट बाय स्टेट हम लोग अगर कुछ रिप्रेजेंट कर दें, कुछ ग्राफ से, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से जो कि एक फिक्स डाटा को इंडिकेट करता हो, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ आप लोग देखते होंगे कि अगर पूरा दुनिया की अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करें, तो अगर उसको इंडिकेट करना अगर कॉपी पर आपको कह दें या आपको बड़ी चीज़ों पर भी कर दें, तो बिना मैपिंग को संभव है नहीं। लेकिन अब देखिए, हम लोग कितना बहुत ही आसानी से मैप के द्वारा पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को हम लोग एक छोटा सा एक गोल बल्ब जैसा इमेज है उस पर हम लोग पूरी तरीका से इंडिकेट कर पाते हैं। हाँ, उसका डाटा जो रेंज है उसको फिक्स कर लेते हैं कि इसका लेंथ अगर इतना होगा तो इतना किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह अगर देखिए मैथ में अगर हम लोग बात करें, तो मान लो कि पूरा प्रोडक्शन जो हीट का है इंडिया में, स्टेट बाय स्टेट हमको देखना है, या पूरा देखना है कि उस समाज में, उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में कितना प्रोडक्शन क्रॉपिंग का हो रहा है, तो हम लोग उसको कैसे ऑब्जर्व करें। तो उसमें भी हम लोगों को क्या देखा गया कि तो फिर यही चुनौतियां जब मैथ के पास आने लगा ना, जब मैथमेटिशियन के पास आने लगा, तो उन्होंने एक ऐसा एक मेथड निकाला जिसमें हम लोग बहुत बड़ी ज़्यादा डाटा को बहुत ही कम चीज़ों में रिप्रेजेंट कर सकते थे। क्लियर? तो अगर स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको डिफिनेशन कहे, तो आप डिफिनेशन इसके बारे में लिख सकते हैं। आप अपना कॉपी में लिखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। लिखेंगे स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स which deals big data in some graphical representation. क्लियर? तो सीधी सी बात इसमें कहा जा रहा है कि स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे कुछ ग्राफ के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद उस ग्राफ का एनालिसिस हम लोग दो डाटा के कुछ टाइप से करेंगे, जैसे ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, वो दोनों का भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, है ना। तो चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि आप देखिए ये इसका जो कहानी होगा स्टैटिस्टिक्स में, वो अलग तरीका का क्वेश्चन बनाने का एक मेथड होगा। अभी तक हम देखिए हर चैप्टर का जो बनाने का जो प्रोसेस होता है, सब चैप्टर का अपना अलग अलग होता है, तो इस स्टैटिस्टिक्स में भी बनाने का जो हम लोग का मेथड होगा वो भी कुछ अलग टाइप का होगा। इसको लिख लीजिए, हमने लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद डाटा इन सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जो हम डेटा को करते हैं वो किस में करते हैं? स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। इसका एक ही ब्रांच है। क्लियर? अब देखिए अगर हम बात करें कि ये पहले डेटा होता क्या है, तो आप डेटा के बारे में आप कह सकते हैं कि अब डेटा क्या है बताइए? तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। कोई भी आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो वो तो डेटा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल डेटा के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सा इंफॉर्मेशन होगा? यानी वो जो मेरा इंफॉर्मेशन होगा वो कुछ न्यूमेरिकल की वैल्यू में होगा। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को हम डेटा के रूप में कलेक्ट करते हैं यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, तो वही न्यूमेरिकल फॉर्म इस स्टैटिस्टिक्स में डेटा का काम करेगा। वही समझिए क्या है? डेटा है। अगर हम बात करें डेटा टाइप्स की, एकदम देखिए बेसिक सी बातें करने, हालांकि सब चीजें आप लोग एकदम 9th क्लास में पढ़कर आ रहे हो, लेकिन फिर भी चलिए आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं इसके बारे में, ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, है ना। तो ट्यूबलाइट का ये आ रही है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें डेटा को ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस पर और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अगर हम लोग डायरेक्ट इसको मेजर करें, तो एक होती है डेटा प्राइमरी डेटा। कौन सा होता है? प्राइमरी डाटा, है ना। और सेकेंडरी क्या होती है? सेकेंडरी डाटा। अच्छा, किसी को पता है ये चीजें हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं? आप लोगों में से किसी को पता है कि प्राइमरी डाटा क्या होता है? आप लोगों में से कोई भी बता सकते हैं इसको? प्राइमरी डाटा क्या है? बताइए आप लोगों में से कोई भी। आवाज आ रही है नेहा? तुम सुन पा रही हो? बताइए, माइक खोलिए अपना। आवाज आ रही है? क्या सुन पा रही हो तुम? क्या आप बता सकते हैं प्राइमरी डेटा क्या है? चलिए हाँ वेरी गुड, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा सैम? हाँ ठीक है, आपने लगभग आंसर सही बताया। देखिए हम लोग डेटा की टाइप्स की बात करेंगे तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को हम लोग कैसे डिफाइन कर पाते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल बातें हैं कि प्राइमरी डाटा जैसे देखिए वो डेटा होता है कि जिसको हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं, खुद अपने यूज के लिए। बस सिंपल, इसको सिंपल तरीका समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे इसको डिफाइन कर पाए। एकदम सिंपल बातें समझिए कि वो वैसा डेटा या वैसा इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं अपनी खुद के लिए और खुद यूज भी करते हैं। खुद करते हैं यानी स्वयं करते हैं और स्वयं यूज करते हैं, वो डेटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा। जैसे देखिए आप अगर हम बात करें कि मान लो कि आप लोग का न्यू एडमिशन 10th क्लास में हुआ, तो 10th क्लास में जैसे आप गए तो आप एक लिस्ट बनाते हैं कि टोटल हमको एक साल में कितना कॉपी की जरूरत पड़ेगा, मैथ में कितना कॉपी की जरूरत पड़ेगा, साइंस में कितना कॉपी की जरूरत पड़ेगा। तो ये जो डेटा आप तैयार कर रहे हैं
वो खुद के लिए कर रहे हैं। तो आप खुद एक कलेक्शन कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का डाटा का आप खुद कलेक्ट कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी डाटा हो गया। जैसे मान लो कि आप पेन की बात करते हैं, कॉपी खरीदने की बात करते हैं, किसी तरह के भी डाटा की बात करते हैं जिसको कोई भी इंसान अगर खुद के लिए यूज के लिए करता है तो क्या होगा? प्राइमरी डाटा। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा में ये देखा गया ना, अब देखो सेकेंडरी का मतलब ये थे सेकेंडरी, जो अपनी चीजें ना हो, दूसरे की चीजें के लिए हो। लेकिन वो कलेक्ट तो डाटा मान लो हम करते हैं या कोई सोसाइटी करता है या कोई भी इंस्टीट्यूट करता है, वो डेटा को कलेक्ट करता है लेकिन वो खुद एनालिसिस नहीं करता है, खुद अपने यूज के लिए नहीं करता, वो किसी और को सबमिट कर देता है। जैसे अगर देखिए हम लोग बात करें कि मान लो कि नगर निगम चाहता है कि कॉलोनी कोई ए है, उसमें वो चाहता है कि हम ये ऑब्जर्व करें कि इसमें टोटल हम कितना पौधा लगवाएं, कितना पेड़ पौधा लगवाएं। वो किसी भी कर्मचारी के एक इंसान को जाता है ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेज देता है कि जाइए हमको कलेक्ट करके बताइए कितना पेड़ पौधा है। अब एक बात बताइए, वो आदमी जाता है कॉलोनी में टोटल कितना पौधा नगर निगम ने लगाया उसको काउंट कर कर वो इकट्ठा करता है। अच्छा एक बात बताइए, तो वो जो पेड़ पौधा इकट्ठा किया है, जो कलेक्ट किया है डाटा, वो खुद के लिए यूज करेगा? नहीं करेगा। वो डाटा किसको भेज देगा? नगर निगम को भेज देगा, उसे कुछ नहीं। अभी देखिए जो वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीनेशन जो हर सेंटर वाले अपना वैक्सीनेशन जो कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? वो डाटा भारत सरकार को भेजते हैं। अब बिहार गवर्नमेंट को हो सकता है भेज सकते हैं, वो गवर्नमेंट किसी और को भेज देता होगा। तो वो डेटा जो है वो डॉक्टर जो फॉरवर्ड करता है अपने हॉस्पिटल से, वो कौन सा डेटा के नाम से जाना जाएगा? सेकेंडरी डाटा से, क्योंकि वो जितना वैक्सीनेशन किया वो वैक्सीनेशन का रिपोर्ट किसी और को दे रहा है। तो जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह के लिए हो, दूसरे इंसान के लिए हो, तो उसी डाटा को हम लोग कह देते हैं सेकेंडरी डाटा। अब जैसे देख लीजिए, जो हम लोग जनगणना करते हैं, मतलब जनसंख्या को जो गिनती करते हैं। अब बताइए एक चीज पर गौर करिएगा, जो इंसान आपको लिखने आता है आपके घर में, जनगणना जब होती है तो आपको लिखने आएगा कितने भाई हैं, कितना बहन है, सभी डाटा इकट्ठा करता है, सभी बातें आपको एक जगह इकट्ठा करता है कि आप मम्मी पापा को आपको जोड़ेगा, आप कितने भाई हैं, कितनी बहन है, आप अंकल, जितनी भी चीजें सबको डाटा लिखता है आपके घर से और जाता है। एक बात बताइए, आप कितने भाई हैं, कितने बहन है, वो जो डेटा है आप खुद के लिए, वो किसमें? प्राइमरी डेटा है, जिसमें आप खुद अपनी काउंट कर पाते हैं कि मेरा भाई इतना, बहन इतना। लेकिन वो इंसान जो डेटा आपसे कलेक्ट कर कर ले गया, वो कौन सा डेटा होगा? सेकेंडरी डाटा। उससे आपको कोई मतलब नहीं है कि आप कितने भाई हैं, कितनी बहन है, वो सिर्फ नोट कर लिया, किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, वो समझे इसको एनालाइज करते रहे। तो सबसे ज्यादा अगर डेटा की हम लोग बात करें, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाता है तो सेकेंडरी डाटा यूज करता है। मान लो कि अगर किसी एक नीचे तबके लोगों को भलाई करना चाहता है, उस पर कुछ पॉलिसी बनाना चाहता है, तो सरकार क्या करता है? उसको ऑब्जर्वेशन कराता है, उसकी रहन सहन ढंग, उसकी जरूरतें क्या है, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उस कलेक्शन डाटा को जो कलेक्ट करता है वो इंसान किसको भेजता है? किसको भेजता है? इंडियन गवर्नमेंट को भेजता है। उस बेसिस पर वो क्या बनाते हैं? पॉलिसी बनाते हैं। ये डाटा की इंफॉर्मेशन होता चलता रहता है। देखिए एक बात याद रखिए, आज जो दुनिया है ना, वो डाटा का खेल हो चुका है, इंफॉर्मेशन का खेल हो चुका है। आज एक बहुत बड़ी कंपनियां, आप याद करिए, अगर वो सक्सेस हुआ है ना तो इसी डेटा के खेल पर। और आप देखेंगे कि आज डाटा कोडिंग बहुत तेजी से इसको क्या हो रहा है, अपना पांव पसार रहा है। आज अमेजन की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, चाहे अमेजन जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनते जा रही है और खुद है भी, उसकी संस्थापक के बारे में आप जान सकते हैं कि वो नंबर 1 बिजनेसमैन। वो क्या करते हैं? वो डाटा तो है उसके पास, आप किसी जैसे ही लॉग इन करते हैं अमेजन को, सारा डाटा किसके पास चला जाता है। वो आप डाटा को आपका एनालिसिस कर कर वो आपकी जरूरतों का ख्याल रख रहा है। एक दो बार आप जैसे ही नहीं किसी चीज को आप सर्च करते नहीं है, वो समझ जाता है। आप देखेंगे कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके मोबाइल के स्क्रीन पर शो करता है, वो क्या है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपके डाटा को पीछे लगवा दिया कि आपकी चाहत क्या है, आपकी जरूरतें क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपको किस चीज की जरूरतें होती है, वैसा ही आपके फोन पर शो करता है। आप देखेंगे आप यूट्यूब पर आप एक दो सॉन्ग सुनिए, या किसी भी चीज को आप कितना सर्च कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना, चीजों को कितना ये कर रहे हैं, आप जैसे ही स्क्रीन को ऑन करेंगे आपको उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखने लगेगी। आपको कभी इस बात पर गौर किए नहीं है कि कुछ तो ऐसा चीजें हैं इसके अंदर जो हमें जानने से पहले वो खुद जान लेता है? ये क्या है? वो डेटा की इंफॉर्मेशन है। आप स्टार्टिंग में जो डेटा डालें उसके द्वारा वो अब वो ऑब्जर्व कर पा रहा होगा कि आपकी चीजें क्या है। और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो लोग सबसे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, वही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मानव कृत्रिम बुद्धि बनाया जा रहा है, इंटेलिजेंस बनाया जा रहा है, आपकी चाहतों का ख्याल रख रहा है, ध्यान रख रहा है। बातें समझ में आ रही? ये डाटा है।
लेकिन आप ये देख पाएंगे कि अब ये तो चीजें जानना है, प्राइमरी सेकेंडरी तो है ही, लेकिन अब डेटा को हम लोग जब मैथमेटिकली सॉल्व किए तो अपनी सॉल्व के लिए जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए या मीन मीडियन मोड के लिए जब हम लोग डाटा यूज किए तो उसको भी हम लोग दो टाइप से पढ़े। वो डेटा भी, एक डेटा होता है अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा ग्रुप्ड डाटा। तो सबसे पहले हम लोग अनग्रुप्ड की बात करते हैं, अनग्रुप्ड डेटा, क्लियर। और सेकेंड की जो हम लोग बात करते हैं ये होता है ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। अब ये अनग्रुप्ड क्या होती है, अग्रुप्ड क्या होती है, ये भी खुद एक अपने आप में एक कहानी है और आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आप इस चीजों को जब जान पाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। और याद रखिए ये ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा को बनाने की जो प्रोसेस है वो भी अलग अलग है। आप देखेंगे कि अनग्रुप्ड डेटा का सारा कहानी हम लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, लेकिन इसमें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ग्रुप्ड डेटा। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि ये अनग्रुप्ड डेटा क्या है, ठीक है। देखिए अनग्रुप्ड का मतलब क्या है कि अगर कोई भी डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, जैसे याद रखिए अगर डेटा कोई बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, क्लियर, अगर छोटा मोटा डाटा ठीक है 100-150 का कैपेसिटी है, चीजों को हम लोग थोड़ा सा आसानी से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आप यूं कहें कि रैंडमली हम किसी डेटा को कलेक्ट कर लिए और उस डेटा से हम जो ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं उस ऑब्जर्वेशन से या तो मीन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, जो आपको निकालना है वैसे डेटा जो डायरेक्टली कहीं से कलेक्ट कर लिया जाए बिना किसी उसमें प्रोसेस का, वो चीजें क्या है, अनग्रुप्ड डेटा है। जैसे अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहे कि आपके क्लास में यूनिट टेस्ट हो, उस यूनिट टेस्ट में कुछ बच्चों ने जो नंबर्स का परफॉर्मेंस किया, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप सभी के पास जाइए और उससे नंबर का डाटा कलेक्ट करिए। आप क्या करते हैं, सिंपल आपको एक मॉनिटर आप स्कूल का है, आपको जिम्मेदारी दे दिया गया, आप पेन निकालते हैं, कॉपी निकालते हैं, सबके बेंच के पास जाते हैं, सबके सीट के पास जाते हैं और सबसे आप नंबर सीधे रैंडमली लिख लेते हैं, क्लियर। आपने रैंडमली लिख लिया, ये जो डाटा का आपने कलेक्शन किया वो कौन सा डाटा का फॉर्म हो गया, अनग्रुप्ड डेटा। आप उस ग्रुप्ड डेटा से अगर आपको कहा जाए कि आपके क्लास में एवरेज नंबर कितना आया, एवरेज नंबर कितना आया, तो एवरेज नंबर आप निकालते हैं। वास्तव में एवरेज नंबर वो इस स्टैटिस्टिक्स में किस नाम से जाना जाता है, मीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मीन के। अगर आपको क्वेश्चन दे और कहे कि मीन निकालिए, सीधा सा मतलब वो आपको एवरेज निकालने के लिए कह रहा है। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन निकालना बहुत आसान चीज है, बस आपको कुछ नहीं करना, एवरेज निकालना होता है। एवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऊपर में करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन न्यूमरेटर में, और नीचे क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना मेरे पास डाटा उसको जोड़ दीजिए और टोटल कितना डाटा उसे डिवाइड कर दीजिए, ये क्या निकलता है, मीन निकलता है। जैसे देखिए अनग्रुप्ड डेटा है, जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं कि किसी क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट एग्जाम दिया, 5 स्टूडेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, टेस्ट पार्टिसिपेट लिख देते हैं, क्लियर। ये सभी नोट्स में आप लोग इसको बनाते जाइएगा, है ना, एक तरह से रैंडमली आप इसको कलेक्ट करते जाइएगा। तो 5 स्टूडेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, मान लेते हैं कि किसी का नंबर आया 10, किसी का 5, किसी का 15, चलिए किसी का आ गया 12, किसी का आ गया 8, टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर हम लोग ग्रुप की बात करेंगे, इधर अनग्रुप की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको कहे कि ये जो नंबर आया, मान लेते हैं कि टोटल 5 स्टूडेंट 1 2 3 4 5 स्टूडेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। मान लेते हैं ये भी कि मैक्सिमम नंबर 20 नंबर का होगा, टेस्ट 20 नंबर का ऑर्गेनाइज किया गया होगा, उसमें से एक स्टूडेंट को 10 नंबर है, सेकेंड को 5 नंबर है, थर्ड को 15, उसी तरह 12 और 8, इस तरह को नंबर कलेक्ट करता है, नंबर उसके पास आता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास का जो नंबर है वो औसत कितना रहा होगा, औसत का मतलब क्या है, देखिए एवरेज नंबर से हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब रैंडमली ये चेक कर लेते हैं कि चलो लगभग एवरेज का मतलब है कि लगभग सभी स्टूडेंट इतना नंबर तो टच किया ही है, मतलब ये चीजें हो जाती है। जैसे देखिए इसका मैक्सिमम नंबर कितना है 15 और सबसे लोएस्ट नंबर कितना है 8,
लेकिन फिर भी इस क्लास की प्रोडक्टिविटी को अगर देखा जाए, एक लोग मतलब एवरेज निकालकर आपसे अंदाजा निकालना चाहते हैं, अंदाजा लगाना चाहता है कि चलो लगभग सभी के पास कितना क्षमता है कि इतना क्वेश्चन टच कर लेता है, इतना नंबर अटेम्प्ट कर पाता है। और याद रखिए एवरेज एक साइकोलॉजिस्ट साइक्लो में बहुत बेहतर काम करता है। याद रखिए किसी भी चीज को, जैसे अगर आप डेली मान लेते हैं कि 5 घंटा पढ़ते हैं, किसी दिन आपने 8 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन मान लेते हैं 2 ही 3 घंटा पढ़ लिया, फिर भी आपसे कोई आपके फ्रेंड आते हैं और आपसे पूछते हैं, तो आप आपको पढ़ने की जो टाइम वो देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो लगभग क्या कर लेता है, वो देख लेता है कि चलो कभी ये 2 3 घंटा पढ़ता है, कोई 5 घंटा, कभी 10 घंटा भी पूरा देता है। तो हो सकता है कि वो सोच लेता होगा कि एवरेज हो सकता है कि ये कम से कम 6 7 घंटा तो डेली पढ़ ही रहा है, इतना तो पढ़ ही रहा है। तो एक माइंडली सेट हो गया ना, एवरेज से तो सेट हो गया ना कि कम से कम इसके पास तो मैक्सिमम स्टेमिना है जितना कर सकता है, चाहे किसी दिन कम किया हो या अगले दिन ज्यादा किया हो, लेकिन इतना तो साइको दिमाग में काम कर लेता है कि इसके पास इतना क्षमता है। मान लेते हैं कि सेक्शन ए में स्टूडेंट इतना ला रहा है, हो सकता है कि सेक्शन कोई सी है और सेक्शन सी में वही 5 स्टूडेंट और आप ही की क्लास के क्लास 10th के ही बच्चे हैं और सब ला रहा है 18, कोई 19, कोई 20 ले आया, कोई 17 ले आया और कोई 16 ले आया। इसका मतलब क्या है, अगर एवरेज की बात करें तो आपका नंबर आपके क्लास का नंबर से ज्यादा एवरेज उसका रहा होगा। तो एवरेज से तो पता चल जाएगा ना कि चलो अप्रोक्स सभी लड़का कम से कम इतना तो नंबर अटेम्प्ट कर सकता है, यानी इतना तो उसकी पास क्षमता है। तो एवरेज याद रखिए, एवरेज अगर हम ओरली बात करें या बिना किसी जांच किए हुए हम इतना दिमाग का अंदाजा लगा लेते हैं कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है, ये बात भी सबसे बड़ी बात है। इसलिए मीन भी एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम मीन निकालने की बात करें, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि मीन बताइए क्या होगा, मीन क्या होगा, तो मीन का सीधा सा मतलब आपको बताए थे कि एवरेज होता है। सीधा क्या होता है एवरेज, तो एवरेज निकालना है, वास्तव में हमको एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अब बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब बताइए, तो इसमें सम अगर करेंगे यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग चेक करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, तो 10 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 12 अब प्लस 8 है ना, प्लस 8। आप इसको अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी सबसे पहले बड़ा डाटा लिखिए, उसके बाद उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा कर सकते हैं, है ना। ये सीक्वेंस आपको सबसे ज्यादा फॉलो करना है। आप अगर फॉलो करेंगे तभी जाकर आप देखेंगे कि मोड का क्वेश्चन, मीडियन का क्वेश्चन आप अच्छे से कलेक्ट कर पाते हैं। हालांकि मीन में कोई खास दिक्कत नहीं पड़ेगा, मीन पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप चाहे उसका ऑर्डर को फॉलो करें या ना करें, वो आंसर तब भी आ जाएगा। चलिए, तो इसमें तो सम कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ 5 से क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा। चलिए तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल बताइए, 12 8 20 इधर हो गया, अब 20 10 30 5 35 5 40 10 50, टोटल 50 हो गया, 50 ना, तो 50 अब बाई 5 कितना निकल कर आया, 10, कितना निकल कर आया 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो 10 वैल्यू आया, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है ये 10 कि जो भी नंबर रहा होगा सभी स्टूडेंट्स का, उस स्टूडेंट्स में से ये एक नंबर ऐसा है 10 जो लगभग उस क्लास का एवरेज नंबर आप मान सकते हैं कि सभी बच्चा कम से कम इतना नंबर तो ला ही सकता है। यानी उस क्लास को देखने के बाद हमें लगता है कि ये क्लास जो है 10 नंबर लाने की प्रोडक्टिविटी या कैपेसिटी रखता है। इतना चीज हमको पता चल जाती है। बताइए किसी को दिक्कत यहाँ तक, सबको मेरी आवाज आ रही है, समझ में आ रही है, बताते चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं, है ना। भाई मेरा चाय भी ठंडा हो गया। बताइए सबको साउंड मिल रही है ना छोटू? चलिए इसको मिटा दें अनग्रुप्ड के लिए। अब हम लोग जो बात करेंगे सभी, अब ग्रुप डेटा के बारे में समझते हैं। ग्रुप डेटा में समझने से पहले
पहले थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। एक क्वेश्चन से हम लोग चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। देखिए अब ये ग्रुप्ड डेटा क्या है। ग्रुप्ड डेटा जो होगा ना, अब वो क्लास इंटरवल के रूप में आपके सामने आएगा। अब ग्रुप्ड डेटा में आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रुप डेटा में क्या होता है, बहुत बड़ा मात्रा में डाटा को हम सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं। जैसे मान लो कि हम इस जनसंख्या गणना की बात कर लेते हैं कि पूरी देश में जनसंख्या गणना हो रहा है, तो हम देखना चाहते हैं कि टोटल जनसंख्या तो ठीक है, चीजें दिख रहा है कि चले मान लेते हैं कि हमारे पास इतनी जनसंख्या है, लेकिन हम एक ग्रुप बना दिए कि 0 से 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से 15 ईयर्स, इस तरह का रेंज हम बना दिए। समझ में आ रही है, रेंज क्या बना दिए कि 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। चलिए अभी तक यहाँ तक ही रखते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज अगर लगभग हम मान लेते हैं किसी का 100 ईयर्स रहा होगा या 110 ईयर्स तक रहा होगा, 110 साल तक वो इंसान लगभग जिया होगा मैक्सिमम, तो वहां तक भी डाटा ले जा सकते हैं। भारत सरकार ने डाटा तो इकट्ठा किया पूरी जनसंख्या का, इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन वो भी ये डिसाइड करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 0 से 5 ईयर्स के बीच कितना एग्जिस्ट करता है। फिर वो देखना चाहता है 5 से 10 ईयर्स के बीच कितना एग्जिस्ट करता है। देखिए अब इस चीज को समझ पा रहे होंगे, जो डाटा अनग्रुप्ड था उसमें रैंडमली चीजों को कलेक्ट किया जाता था, किसी तरह का चीज आपको पता नहीं चलेगा क्या कौन किसका परफॉर्मेंस ज्यादा है किसका नहीं है। लेकिन एक तो ग्रुप डेटा का सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबसे बड़ा खासियत ये है कि डाटा में सेटिस्फैक्शन ज्यादा देता है, ऑथेंटिसिटी ज्यादा देता है। आप अगर कोई कंपनी अपने डेटा को कलेक्ट करता है और वो अपना ऑथेंटिसिटी ज्यादा बनाए रखना चाहता है या ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बनाना चाहता है, तो उसका सबसे ज्यादा टारगेट ऑन ग्रुप डेटा की ओर रहता है। किस डेटा की ओर? ग्रुप डेटा। अब देखिए इसमें देख पाएगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसका पास सारा डाटा है। अभी देखिए कोरोना महामारी का हाल जो चल रहा है, अब गवर्नमेंट जैसे पहली फर्स्ट वेव जो था उसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ये जो ओल्ड एज वाले थे उनको ज्यादा अटैक किया। सेकेंड वेव जो आया उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर सेकेंड वेव में ज्यादातर ये देखा गया कि जो लोग यंग एज में थे उनको ज्यादा ये इफेक्ट डाला। अब थर्ड वेव के बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों पर ज्यादा अटैक करे, ऐसा उम्मीद कर किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट के पास डेटा सारी जनसंख्या का है और साथ में इस तरह से भी जनसंख्या है कि हमारे कैटेगरी वाइज भी वो देख रखा है कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 कितनी जनसंख्या उसका एग्जिस्ट करता है। अगर कोई पॉलिसी बनाना होगा, उसके पास कोई रणनीति बनाना होगा, कोई वैक्सीनेशन का टारगेट है, उसके पास डेटा कलेक्ट है, बहुत आसानी से उसको अपने अनुसार हैंडल कर सकता है। ये डेटा का जो फॉर्म आता है उसको हम लोग, ये डेटा को किस फॉर्म को कहते हैं, ये फॉर्म क्या कहलाता है? ग्रुप्ड डेटा। इसमें क्लास इंटरवल आप पढ़ पाएंगे, देखेंगे क्लास इंटरवल क्या होता है। इसमें याद रखिएगा कि इसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट, अपर लिमिट। इसके लिए भी आप देखेंगे सेकेंड रो में तो क्या होगा, लोअर लिमिट 5 और अपर लिमिट 10। इस बेसिस पर आप देखेंगे, देखिए एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। समझना ये है कि आप डायरेक्ट ये मत रटिया भी जैसे मीन की बात करते हैं, तो अनग्रुप्ड डेटा में मीन में क्या था? सिंपल एवरेज था। एवरेज था मतलब कि सारा ऑब्जर्वेशन जो मेरे पास आता था उसको सम कर देते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते थे, ये हमको मीन मिल जाता था। लेकिन सोचिए अब इसका जो डेटा मिलेगा, मान लेते कुछ भी रहा होगा 0 से 5, अभी मान लीजिए कि यहाँ पर अभी हम पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई डाटा ऐसा ऑथेंटिसिटी के रूप में नहीं मेरे पास अभी मिला है कि उस चीजों को हम आपको बता दें। लेकिन मान लेते हैं कि इसमें टोटल टेस्ट हुआ होगा, ये नंबर का ग्रुप बना हुआ है। 0 से 5 नंबर कितने स्टूडेंट लाए, 5 से 10 कितने लाए, 10 से 15 कितने लाए, 15 से 20 और 20 से 25, ये चीजें मेरे सामने आ रही है। क्लियर? ये स्टूडेंट्स का हमने, ये नंबर का हमने क्या कर दिया, लिमिट को ग्रुप में बांट दिया, कितना इतना कितना नंबर आए। इसे मान लेते हैं कि 0 से 5 हो सकता है 10 स्टूडेंट आ गया, 5 से 10 जो नंबर लाए वो 15 हो सकता है, 10 से लेकर 15 को 25 स्टूडेंट ले आए, 15 से लेकर 20 तक हो सकता है 50 स्टूडेंट ले आए, और 20 से लेकर 25 तक हो सकता है कि स्टूडेंट जो होगा वो 40 रहा होगा।
तो सबसे पहली बात, ये जो डेटा मेरे सामने आया टोटल को जोड़ दीजिएगा तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपेयर किया होगा एग्जाम में वो मेरे पास आ जाएगा, है ना। कितना स्टूडेंट हो सकता है इसमें अपेयर किया होगा। अच्छा एक बात बताइए, अब हमें चाहिए एवरेज, तो एवरेज को क्या हम डायरेक्टली कैसे जोड़ सकते हैं, आप खुद बताइए। आपके अंदर खुद एक भाव आएगा कि सर हम इसका एवरेज डाटा को ग्रुप डेटा में जो मेरे पास है क्या उसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दें, सम ऑफ अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दे तो क्या डायरेक्ट वो मीन निकल पाएगा, नहीं। अब इसी में चीजों को समझना है। आपके सामने एफ आई और एक्स आई यानी इसका फ्रीक्वेंसी और साथ में वो जो एक्स आई हम लोग निकालेंगे वो एक्स आई कैसे निकलता है, उसके बाद हम लोग सम कैसे करते हैं, मीन कैसे निकलता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज मेरा टारगेट है मीन को आपको समझा देना। अभी एक हम डेटा ले रहे हैं उस पर फॉर्मूला भी डिराइव कर देंगे ताकि आप अगले क्लास में मतलब आप मीन कम से कम क्वेश्चन उसे बना कर आए। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे पूरा तरीका सारा क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद मीडियन पढ़ेंगे, उसके बाद मोड पढ़ेंगे। तो ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकलता है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल आपको लेकर देते हैं, समझाते हैं। देखिएगा, ये नोट करिएगा आप सभी लोग, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। नोट करिएगा अपनी कॉपी में। जैसे क्वेश्चन है, मान लेते एक टेबल हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इधर से टेबल बना रहे हैं, यहां लिखिएगा आप लोग क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, है ना। उसके बाद लिखना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद लिखना है क्लास मार्क, क्लास मार्क। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट में एफ आई और एक्स आई, और ये बताएंगे कि एफ आई और एक्स आई होता क्या है। सबसे पहले अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लास इंटरवल हम लोग लेते हैं। तो 0 से 10, 10 से 15, एक एग्जाम्पल का हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। 10 से 15 है क्योंकि हम लोग 10-10 का गैप ले रहे हैं। 20 से 30 और 30 से 40। क्लियर, ये मेरे पास क्लास इंटरवल है और उसका फ्रीक्वेंसी जो रहा होगा वो 8, 12, 10, 8, 12, 10, 8 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 11 और एक और डाटा लिया 40 से 50 तक जिसका फ्रीक्वेंसी दिया है 9। क्लियर, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं हम लोग अच्छे से, है ना। इस तरह का डेटा आप लोग बना लीजिए सबसे पहले। सभी लोग अपनी कॉपी में भी बनाइएगा, इस चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। आप एक बार आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए तो फिर क्वेश्चन किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये जो हम मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये मीन ग्रुप डेटा के लिए कैसे निकलता है हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा। किसी डेटा का ऑब्जर्वेशन है, ये एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा नहीं किसी हम फिक्स डेटा के लिए ले रहे हैं, किसी चीज का ऑब्जर्वेशन किया गया तो देखा गया कि 0 से 10 जो रहा है क्लास इंटरवल उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 8 है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कि उस ग्रुप में कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट करता है, बस इतनी बात है। वो चीजें कितना बार आई है वो उसका फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, 8 है। 10 से लेकर 20 का जो इंटरवल रहा होगा वो 12 फ्रीक्वेंसी है, और 20 से 30 10 है, और 30 से 40 11, और 40 से लेकर 50 कितना है, 9। ये इसका फ्रीक्वेंसी का डेटा आपके सामने दिया है। मेरा टारगेट क्या है, मीन निकालने का। मीन कैसे निकाले? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्लास मार्क निकालना होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस तरह से एफ से इंडिकेट भी करते हैं, आप लोग साइड में लिख दीजिएगा।
और क्लास मार्क को हम लोग जनरली एक्स आई से इंडिकेट करते हैं। अगर कहीं आपको एक्स आई देखने को मिला क्वेश्चन में तो इसका सीधा सा मतलब समझिएगा ये क्लास मार्क की बात करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्लास मार्क है क्या, ये चीज आपको समझना होगा। तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्लास मार्क निकालने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला ध्यान रखिएगा। उसमें कहता ही है ना कि जब आपको क्लास मार्क निकालना है तो आप क्या करें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। वास्तव में क्या है ना कि ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उस क्लास इंटरवल का कहीं ना कहीं देखिए क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो इंटरवल है उसका हम एक तरह से क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ एफ आई और एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एवरेज को नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास एक डेटा मिलेगा। और वास्तव में ये जो डेटा आएगा ना मेरे सामने, ये डेटा वास्तव में हम अब इसका मीन निकाल पा रहे होंगे। ये सबसे बड़ी बातें, चीजें गौर करने वाली बातें हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो आप लोग हमको जल्दी जल्दी से बताइएगा, इसको यहां से एक और ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि ये भी खुद एक रॉ है ना। इसको लिखना है भाई इधर, इसको एक्सा यहां डाल देते हैं। आप लोग जल्दी से सॉल्व कर कर बताइए कि अगर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करेंगे तो हमें इसका वैल्यू एक्स आई का वैल्यू कितना देगा, बताइए। यहां पर अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट कितना है बताइए, 10। तो बोलो ना, हाँ तो 10 प्लस 0 किए होंगे क्योंकि लोअर लिमिट 0, उसको 2 से डिवाइड किए तो कितना आया होगा, 5 आया होगा। उसी तरह आई एक्स आई देखते हैं यहाँ पर। तो एक्स आई में आपको क्या बताया, फिर बाई फॉर्मूला आएंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो यहाँ पर अपर लिमिट कितना, अपर लिमिट 20 और लोअर लिमिट 10। तो यहाँ भी अगर हम करेंगे 20 प्लस 10 बाई 2 तो कितना हो जाएगा बताइए, 30/2 कितना 15, यहाँ से 15 आ गया। उसी तरह अब थर्ड के लिए बात करते हैं तो 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा बताइए, 50/2 25। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 40 और 30, 40 और 30, तो 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 35, 35 ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 50 और 40 यानी 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 45। देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स आई अगर आपको क्लास इंटरवल एकदम फिक्स दे रखा है, इंटरवल के बीच जो है आप देखेंगे कि 0-10 का जो गैपिंग है सब जगह अगर फिक्स रखा है तो यहाँ भी एक्स आई भी ना एक फिक्स रेशियो से निकलता हुआ सामने आएगा। आप देखिएगा ध्यान से, 5 आया तो 10 कितना 15 कितना बढ़ गया 10 बढ़ा, फिर 15 से 25 गए तो कितना बढ़ा 10 बढ़ा, फिर 25 से 35 गए कितना बढ़ा 10 बढ़ा। तो कभी कभी ये चीजें इतना प्रैक्टिस आप क्वेश्चन को आपका हो जाएगा ना कि एक बार जैसे हम लोग 2 का सिर्फ निकाल लेंगे ना तो बिना सबको इतना इतना किए हुए डायरेक्ट हम लोग डेटा को लिख देते। लेकिन कब, वो भी ऑब्जर्व पर ध्यान रखना होगा कि इसका इंटरवल सेम रहा होगा। चलिए अब आते हैं एफ आई और एक्स आई। तो बताइए एफ आई कितना, फ्रीक्वेंसी इसका कितना 8 और एक्स आई कितना निकला 5। तो 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 हो गया ना। अब इसमें आ जाइए 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 बताओ कितना होगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप लोग बताइएगा, हम लिख देते हैं, आप लोग को डेटा भर लेना है। फिर इसमें कितना हो जाएगा 25 इंटू 10। अच्छा पहले फार्मूला बाय फार्मूला देखते हैं, पहले 12 करिएगा आगे, 12 इंटू 15 लिखे तो ज़्यादा ठीक लगेगा। हालांकि क्वेश्चन पर आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो फार्मूला हम लोग उसको थोड़ा फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रीक्वेंसी 10 इंटू 25, उसके बाद आपको क्या करना है 11 इंटू 35, 11 इंटू 35, उसके बाद क्या निकालना है 9 इंटू 45, 9 इंटू 45। क्लियर, इतना आप लोग कलेक्ट करके डाटा जल्दी से बताइए, मल्टीप्लीकेशन उसका क्या होगा बताइए। 12 इंटू 15 कितना आया, जल्दी से बताओ, ताकि 180, उसके बाद 250,
उसके बाद 385, उसके बाद 9 इंटू 45, 405। वेरी गुड। देखिए ये है। तो अब एक बात देखिए, अब यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं और यहाँ पर मीन निकालने का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो अब आपको जब मीन निकालना होगा तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, जो देखिए थोड़ा सा मेरे पास, चलिए ठीक है ऊपर ही लिख देते हैं तो ज़्यादा आपको सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन जब आपको निकालना होगा ना, तो ये मीन का फॉर्मूला याद रखिएगा कि समेशन ऑफ, इसको समेशन पढ़ते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं इसको, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी। अच्छा या एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा। ओके, सबको दिख रहा है ना अच्छे से, यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो समेशन ऑफ एफ आई, क्लियर। ये जो है मीन निकालने का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। जब भी आपके सामने ग्रुप डेटा के रूप में आपको डाटा इंफॉर्मेशन मिले और उसके बाद आपको अगर निकालने के लिए कहे मीन, तो आपको इसी तरह निकालना है। तो चलिए हम लोग समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो इसी फॉर्मूला पर अगर हम लोग बैठाएंगे तो ये सभी जो एफ आई एक्स आई जो आया है सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए तो जल्दी से आप लोग। 40, 180, 250, 385, 405, सबको जोड़ने पर कितना आया टाइम बताओ। जल्दी बताइए आप लोग, इसको जोड़ने पर कितना आया वैल्यू। आप लोग निकाल पाए हैं? 1260 आएगा, 1260, क्लियर। और एफ आई को जोड़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 12, 8, 20, 10, 30 और 20 इधर 50, कितना हो जाएगा 50, है ना। तो यानी 1260 डिवाइडेड बाई 50 इतना आया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद 25.2, क्लियर। किसी को दिक्कत, ये मेरा मीन निकला। अब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा मीन से रिलेटेड तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। हाँ बताइए सार्थक, कुछ बोलना चाह रहे, बताइए। सार्थक कुछ प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, बताइए। कोई भी ऐसा पॉइंट समझने में नहीं, चलिए अब जल्दी जल्दी से हम आपको 2 मिनट में इसको रिव्यू कर देते हैं, बता देते हैं एक बार फाइनली इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिए अभी तक आपने क्लास में पढ़ा कि स्टैटिक्स पहले होता क्या है, हम उसके आपको पूरी डिफिनेशन आपको समझाएं कि स्टैटिक्स कैसा ब्रांच है, किस तरह से हम लोग इसको डील करते हैं डेटा। उसके बाद हम लोग डेटा 2 टाइप्स के पढ़े। उस डेटा में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डाटा। ये सभी जब भी अब देखिए क्लास में जब भी कोई चीजें रिवाइज कराई जाती है ना, तो अब सभी डाटा जब भी आपके दिमाग में आए तो चीजें आप खुद से ढूंढिए क्या चीजें, सबका जवाब मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखें फिर डेटा को 2 कैटेगरी में बांटे, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। उसके बाद हमने बताया कि अनग्रुप्ड डेटा में रेंडमली कोई भी डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसी का हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसी का हम लोग मीन मीडियन मोड निकालते हैं। तो हम आपको बताएं, आप 9th क्लास में चीजों को पढ़कर आए कि जब मेरे पास अनग्रुप्ड डेटा आती है तो मीन निकाला कैसे जाता है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी वास्तव में सिंपल एवरेज निकलता है। तो बहुत आसान होती है, रेंडमली डेटा का निकालना बहुत आसान होती है। जब अनग्रुप्ड डेटा होता है तो मेरे पास डेटा रहता है, उस डेटा को सम करते हैं और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देते हैं, वो जो वैल्यू आता है वो मेरे पास मीन निकलता है। लेकिन जब ग्रुप्ड डेटा रहा तो ग्रुप डेटा में आपको क्लास साइज या क्लास इंटरवल के रूप में डेटा आपको आएगा, ग्रुप में आएगा, वो कोई फिक्स डाटा को फॉलो करेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें शामिल रहेगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ रहेगा, यानी ग्रुप दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। तब आप कैसे निकाले, एक बड़ी चैलेंजिंग मेरे सामने आ जाती है कि क्या डायरेक्टली रैंडमली हम किसी को फ्रीक्वेंसी को सिर्फ जोड़ दें
और डिवाइड किससे करे, क्या करे, फिर मेरे दिमाग में असुविधा होने लगता है, समझ में नहीं आती कैसे करे। तो बस आपको ये चीजें याद रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन में आपको ऑलवेज देगा, याद रखिएगा, क्लास इंटरवल देगा, फ्रीक्वेंसी देगा इतना, उसके बाद आपसे पूछेगा मीन निकालिए। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, क्लास मार्क निकालना होगा, जिसको हम लोग एक्सआई कहते हैं। क्लास मार्क निकाला कैसे जाता है, तो उसका सिंपल सा मेथड क्या है कि आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एक्सआई होगा। तो हम लोग वही किए जो क्लास इंटरवल में जो दिया हुआ था, हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट को करते गए, अब वैल्यू को हम लोग एक डाटा निकालते गए जो मेरे पास सामने आ गया। उसके बाद आपको एक और डाटा बनाना होगा, एफ आई और एक्स आई, यानी जो फ्रीक्वेंसी है और साथ में जो क्लास मार्क निकला एक्स आई, उसको मल्टीप्लाई करिएगा, है ना। आप देख पा रहे होंगे ये जो फॉर्मूला हमने मीन का लिखा है, समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए यही तो हम बताए थे ना कि ये जो डाटा है ना मेन रूप से ये एफ आई और एक्स आई, ये मेरा समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन का काम करेगा। सम ऑफ जो ऑब्जर्वेशन हम लोग देख रहे थे, यही ऑब्जर्वेशन का काम कर रहा है ना, जो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर रख रहे। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते थे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर क्या रखे, खुद बताइए ना। सब ग्रुप का अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, किसी एक का फिक्स का फ्रीक्वेंसी किसका उठा के डिवाइड कर देंगे, उसे तो कर नहीं सकते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास आया उसको जोड़कर उसे डिवाइड कर दिए। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखिएगा, मीन का निकालने का, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी। क्लियर, इतना चीजें आप करेंगे। आप ये फार्मूला सिर्फ याद रखेंगे ना, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई हमको चाहिए जब डेटा ग्रुप डेटा हो और हमें मीन निकालना। तो खुद आप डेटा से आपके दिमाग में समझ में आने लगेगी कि हमको एफ आई चाहिए, तो एफ आई तो बहुत आसानी से मिल जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन एक्स आई चाहिए तो फिर आपको दिमाग काम करेगा, अरे भाई हमको तो एक्स आई निकालना पड़ेगा तभी तो मीन निकाल पाएंगे। तो एक्स आई आप दिमाग पर प्रेशर डालेंगे, आप याद करेंगे कि एक्स आई कैसे निकाला जाता है, तो एक्स आई चीजें आपके सामने रहेगी, आप निकाल पाएंगे। ये फार्मूला फिर फ्रीक्वेंसी तो रहेगा ही, फ्रीक्वेंसी को जोड़कर से हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर, ये मीन था। हम लोग कल क्लास में आएंगे तो इसे एक दो क्वेश्चन और आपको बनाने के लिए देंगे, करवाने देंगे। उसके बाद मीन के बाद हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे, बारी बारी से आप लोग बना कर आइएगा। ऐसे आप लोग कोशिश करिएगा, ऐसे एक्सरसाइज मीन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको 2-4 क्वेश्चन आप लोग जरूर बना कर आइएगा। क्लियर, किसी को दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं? क्लियर, आप लोग इसी तरह क्लास देखिए, क्लास जो है ना उसको थोड़ा हल्के में हम उम्मीद करते हैं आप लोग ले भी नहीं रहे होंगे। क्लास हम लोग रेगुलर इसको ऑपरेट कर रहे हैं। आप लोग ऑलवेज क्लास को बिना स्किप किए हुए हमेशा ऑनलाइन में जुड़िए, ये चीज़ों को जुड़िए क्लास में, और आप रेगुलर इसको रेगुलेट करते जाना है। जितना आपको कलेक्ट मिलता है, जितना आप पढ़ते हैं और जितना आपको होमवर्क मिलता है, ईमानदारी पूर्वक आप उसको करते जाइए, इस सीक्वेंस को फॉलो करते रहिए। धीरे धीरे चीज़ें आपके सामने बहुत बेहतर रूप से सब चीज़ आ जाएगी। क्लियर, तो चलिए यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर अगला मुलाकात फिर अगले क्लास में होगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।